इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डेट, ऑब्वियसली बाद में लिया है तभी हम ट्रांजिट मान रहे हैं इसको। एंड ड्यूटी और टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर अंडर द करंट रिजीम, then invoice or any other duty paying document was recorded in the books of account within 30 days। भाई आपने सर्विस दे दी, सर्विस देने के बाद में टैक्स भी पे कर दिया, तो इनवॉइस अगर बाद में आया है तभी तो मेरे को पता लगा ट्रांजिट में। तो उस केस में अगर वो 30 डेज में मेरी कंडीशंस अगर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं बुक्स में 30 डेज में और फर्दर एक्सटेंडेड बाई 30 डेज यानी कि 60 डेज में अगर मैं कर लेता हूं तो मेरे को उसको प्रेजेंट रिजीम में ही मेरा को इसका टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती, ऑब्वियसली जब एक चीज पूरी नहीं होती तो फिर मैं जीएसटी में आ जाऊंगा, मेरे को जीएसटी में पे करना पड़ेगा और जो मैं ड्यूटी पे कर चुका हूं वो मेरी लैप्स हो जाएगी। तो इसलिए मतलब प्लानिंग पार्ट ये है कि या तो इसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करो एग्जिस्टिंग में, या ट्रांजैक्शन को इस तरीके से बांट रहे हैं तो उसको इस तरीके से बाइफर्केट करें कि वो उसका जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में पूरा हो जाए। तो इसके लिए इसमें एक चीज है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। व्हाट हैपेंड, आई एम सप्लाइंग कैपिटल गुड्स और विच इज इन ट्रांजिट। तो इसमें इनपुट्स मतलब ये सर्विसेज के लिए है, सर्विसेज के लिए भी है और इनपुट के लिए भी है, इनपुट इनपुट सर्विसेज। तो इसलिए एलिजिबल ड्यूटीज की डेफिनेशन जो 140 में दी हुई है उसमें और जो 143 3 और 4 में दी हुई है उन दोनों में ये फर्क है। 5 वाली डेफिनेशन में सर्विस टैक्स वाले भी जो सर्विस टैक्स की जो क्रेडिट है ना वो भी आपको एलिजिबल है। 6 इसमें वो जो रूल है ना ट्रांजिशन रूल मतलब सब में एक ही है कि भाई विद इन 60 डेज आपको इसकी सारी डिटेल विद डिटेल एनालिसिस आपको भेजनी पड़ेगी और वो तभी जीएसटी में अपडेट होने के बाद में देन यू विल बी एबल टू गेट इट बैक। देयर इज अनदर सेक्शन सबसेक्शन 6 the credit of duties VAT on input held in stock semi finished goods and finished goods। फ्रेंड्स ये टर्म पहले भी आया था, इनपुट हेल्ड इन फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स एंड इनपुट हेल्ड इन फिनिश गुड्स। तो इनपुट कंटेंट इन फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे? हाउ विल कैलकुलेट द इनपुट कंटेंट इन द फिनिश गुड्स और इनपुट कंटेंट इन द सेमी फिनिश गुड्स? क्या कैलकुलेशन होना चाहिए? भाई सपोज ये बोतल अगर हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो इसका प्लास्टिक कंपोनेंट है जिसको प्रीफॉर्म कहते हैं या जो भी दाने निकलते हैं मतलब जो भी होता है जिससे बनती है मशीन में, तो वो पार्ट टैक्सेबल है। इसके अलावा जो आप लेबर देते हो, जो आप और चीजें देते हो, जो क्रेडिट जिसका नहीं है मतलब आपके और ओवरहेड्स लग रहे हैं, तो और ये अगर फिनिश गुड्स होकर पड़ी हुई है तो इस केस में इसका इनपुट कैसे निकालेंगे? द इनपुट वी विल रिवर्स कैलकुलेट इट कि भाई क्या इसका बॉम्ब था, बिल ऑफ मटेरियल क्या था, उस बिल ऑफ मटेरियल में कौन सा ऐसा कंपोनेंट था जो जिसमें ड्यूटी इन्वॉल्व है, उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके फिर वी विल कैलकुलेट कि इसमें इनपुट कितना है जो एलिजिबल है फॉर कैरी फॉरवर्ड या ड्यूटीज के लिए। तो इसके लिए उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प मांगी है कि भाई इस तरीके के कैलकुलेशन में यू नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट्स, तो भाई वो कैलकुलेट करके बताएं एक बिजनेस के लिए कि भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ये इस तरीके से इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड ऑल दोस थिंग्स। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज स्पेसिफिक टू स्विचिंग ओवर फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स देयर आर टू थिंग्स, वन इज कि अभी प्रेजेंट में आप कंपोजिशन स्कीम में हो और जीएसटी में आप रेगुलर स्कीम में आ जाते हो। देयर अनदर स्कीम कि अभी प्रेजेंट में आप रेगुलर स्कीम में हो और जीएसटी में आप कंपोजिशन में चले जाते हो। तो ये सेक्शन किस चीज को डील करता है? ये सेक्शन डील करता है कि स्विचिंग ओवर फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, यानी कि प्रेजेंट में आप कंपोजिशन में हो लेकिन जीएसटी में जब आप जाते हो तो रेगुलर में चले जाओ। तो जो दूसरी सिचुएशन है वो कैसे डील हुई है? वो भी तो एक सिचुएशन बन सकती है ना, उसमें भी कोई इंप्लीकेशन हो सकती है ना उसके। चलो लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल थॉट कि भाई अगर आज की डेट में आप कंपोजिशन में हो और जीएसटी में आप
रेगुलर स्कीम में आ जाते हो। तो अभी जब कंपोजिशन में हो तो ऑब्वियसली आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज कर रहे हो। भाई आपका एक 100 रुपए का आइटम है, इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे मानो रियल एस्टेट वाली सेक्टर मान लो आप, कि रियल एस्टेट में महाराष्ट्र वेट ये कहता है या हरियाणा वेट ये कहता है कि 1 पॉइंट समथिंग दे दो वेट के नाम का, तो आप कंपोजिशन स्कीम में होगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुए नहीं हुए? मतलब वो ये कंपोजिशन स्कीम नहीं है, वैल्यूएशन का तरीका है कि 1% दे दो। कंपोजिशन स्कीम एग्जैक्टली कई वेट एक्ट्स में स्पेशली दी हुई है कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कंपोजिशन स्कीम है। शायद आप वेट पे कुछ बता सको, मतलब बेसिकली वो कहते हैं ये इस कंपोजिशन स्कीम है। लेकिन क्या कोई कंपोजिशन स्कीम सेंट्रल एक्साइज में है? कोई सेंट्रल एक्साइज में कंपोजिशन स्कीम कोई नहीं है। क्या कोई कंपोजिशन स्कीम सर्विस टैक्स में है? सर्विस टैक्स में भी कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं है। सो दिस इज अ कंसेप्ट अंडर दी बेसिकली दी स्टेट वेट। तो जहां कंपोजिशन स्कीम उन्होंने दे रखी है, उस कंपोजिशन स्कीम से जब आप बाहर निकल के जीएसटी में आओगे, तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपके पास आप क्रेडिट नहीं ले पाते उसका स्टॉक का। भाई मेन कहानी क्रेडिट की है ना सारी। अगर आप क्रेडिट नहीं ले पाते और जो स्टॉक बच गया है उस स्टॉक को आप स्विच कर रहे हो फुल रेट में, तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। यही ये सेक्शन कह रहा है। ये सेक्शन यही कह रहा है कि जब आप प्रेजेंट में कंपोजिशन स्कीम में हो, अगर अब मैं हरियाणा वेट का एक एग्जांपल ले लेता हूं कि कोई एक आइटम है जिसको मैं सेल करता हूं और उस पर उन्होंने कह रखा भाई 4% रेट लगा दो इसका। वैसे नॉर्मल रेट उनका मानो 15% है फॉर एग्जांपल, तो 4% रेट लगा देते हो, तो वो कहते हैं कि जितना भी इनपुट है आप क्रेडिट नहीं ले सकते उसका। अब जब मैं जब स्विच ओवर कर रहा हूं ऑन द अपॉइंटेड डेट, ऑब्वियसली मेरे पास स्टॉक जो बचेगा, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स एंड इनपुट इन फिनिश गुड्स, उसमें जितना स्टॉक बचेगा वो मेरे को कैरी फॉरवर्ड दे दो अगर मैं फुल रेट पे जानूं। यही एक पार्ट निकल के आ रहा है। तो वो यही कहता है कि पर्सन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन हु वाज पेइंग टैक्स एज अ फिक्स्ड रेट और पेइंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन ल्यू ऑफ द इन द कंपोजिशन स्कीम। क्रेडिट अवेलेबल ये मिल जाएगा इनपुट टैक्स का। रीजंस मतलब कंडीशंस क्या है? कंडीशंस यही है कि जो आप जिस पे क्रेडिट लेना चाह रहे हो, जो इनपुट या इनपुट ऑन फिनिश गुड्स, वो आपका टैक्सेबल होना चाहिए उसमें। और उसमें अदरवाइज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट अंडर दी अर्लियर लॉ। मतलब अदरवाइज वर्ड इसमें यूज किया है। अदरवाइज वर्ड का मतलब ये है कि अगर कंपोजिशन में नहीं हुए होते तो आपको एलिजिबल होते आप ड्यूटीज लेने के लिए, तो आज भी एलिजिबल हो। दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें। सर इसमें एंटी प्रॉफिटियरिंग कहीं नहीं है कि रिड्यूस प्राइस के थ्रू देना है आपको, क्योंकि इसमें ऐसी कोई सेविंग नहीं कर रहा वो। भाई उसके पास अगर वो रेगुलर स्कीम में होता तो ज्यादा टैक्स देता, क्रेडिट ले लेता। कंपोजिशन में तो अपनी सरदर्दी खत्म करने के लिए कि वो कहता है चलो भाई आप फुल वैल्यू पे ज्यादा टैक्स दे दो, तो यहां रिड्यूस्ड वाला क्लॉज नहीं है। यहां प्रॉफिटियरिंग वाला रिड्यूस प्राइस पे देने का क्लॉज यहां नहीं है। सेम कंडीशंस हैं, 12 महीने पहले का होना चाहिए स्टॉक आपका, बाकी सारी कंडीशन सेम है जो बाकी सारे सेक्शंस में। अब व्हाट अबाउट कि जो अभी प्रेजेंट में रेगुलर में और वहां कंपोजिशन में जाना चाहते हैं। कंपोजिशन हमने जीएसटी में डिस्कस नहीं की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट अ स्मॉल वर्ड कि लाइक कंपोजिशन वहां है। वो ये कहते हैं 50 लाख का अगर एग्रीगेट टर्नओवर है, अदर देन द सर्विस प्रोवाइडर्स कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम एंड दे विल पे। कि मैन्युफैक्चरर 2.5% देगा, ये सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो रेस्टोरेंट वाला कुछ रेट डाल दिए। तो वो जो कंपोजिशन स्कीम यहां जीएसटी में है, तो उस केसेस को इन्होंने कवर कर लिया है। देखो उस केस में क्या होना चाहिए कि नहीं होगा ना, पूरा इनपुट क्रेडिट फॉरवर्ड ही होगा ना। नहीं मतलब मैं कह रहा हूं एलिजिबिलिटी तो है ना उसकी। जब वो यहां से लेके जा रहा है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया ना, कार्व आउट कर दिया उन्होंने। उनको उन्होंने सब सेक्शन 1 में सब सेक्शन 2 में निकाल दिया। वहां लिखा अदर देन। भाई उसको कुछ क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए ना। ये जो इसमें अदर देन द पर्सन ऑप्टिंग टू पे अंडर द कंपोजिशन स्कीम, यहां इन्होंने कार्व आउट कर दिया। और उसको क्रेडिट जितना भी स्टॉक में पड़ा है, क्योंकि कंपोजिशन में जा रहा है, उसको ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना वो क्लेम कर सकता। तो दोनों केसेस इन्होंने कवर कर लिए। हम ये चीज और सोच सकते हैं कि और क्या क्या केसेस हो सकते हैं इनपुट क्रेडिट के लिए। गुड्स के लिए तो इन्होंने यही केसेस सोचे हैं कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, भाई ये वाले हो गए। अब आया एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। मतलब सिंपल है,
भाई एक उन्होंने ट्रांजिशन दिया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि भाई आपने सर्विसेज तो ले ली अभी और इनवॉइस मिला बाद में, तो आप एग्जिस्टिंग लॉ में ही एलिजिबल हो जाओगे उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दैट इज व्हाट दिस सेक्शन इज सेइंग। ठीक है ना? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट पता है सब लोगों को? किसी की कोई क्वेरी है इसमें? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, चलो आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट में सर इनपुट में सेक्शन 20 बोलता है कि आपको आईजीएसटी और सीजीएसटी का आप सैनवेट लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और वेयर एज रूल सेज दैट आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का सैनवेट लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसमें? रूल के अंदर। किसमें? आईजीएसटी की बात मतलब? हाँ, रूल 4F में बोलता है। आईएसडी मतलब आईएसडी की बात कर रहे हैं हम? हाँ, आईएसडी की बात कर रहा हूँ। उसमें वो रूल 4F में बोलता है कि आप आईजीएसटी का ले सकते हो, सीजीएसटी का ले सकते हो, एसजीएसटी का ले सकते हो। यूटीजीएसटी के बारे में रूल भी नहीं बोलता है। नहीं तो सर, एक्ट एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये जो आईजीएसटी वाला कंसेप्ट है, अगर मैं ट्रांजिशन में बात कर रहा हूं, अगर मैं जब बाद में आऊंगा उसको छोड़ दो अभी। सर ये क्योंकि नोट फॉर एसजीएसटी लिखा है। मैंने नोट फॉर एसजीएसटी इसलिए लिखा है क्योंकि आज की डेट में आईएसडी का जो कंपोनेंट है, आईएसडी का जो कंसेप्ट है, वो गुड्स के लिए है ही नहीं। लेकिन लिखा है सर वहाँ पे। नहीं सर, ये जो लिखा है ना, ये लिखा है सर, मैं इससे बोल रहा हूँ। जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जब डिस्कस करेंगे ना, वहां वो बताएगा कि एज एन आईएसडी आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन मैं फिलहाल गुड्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक्ट बोलता है आईजीएसटी और सीजीएसटी को आप ले सकते हो, रूल बोलता है कि आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को ले सकते हो। सर ये मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये पॉइंट कवर करने का नहीं है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में लेंगे, क्योंकि वहाँ ये बड़ा वाइड कंसेप्ट है कि किस तरीके से आफ्टर जीएसटी, जिसमें गुड्स भी शामिल है, जिसमें सर्विसेज भी शामिल हैं, जिसमें एसजीएसटी में का भी पार्ट है, क्योंकि उसमें सर्विसेज का पार्ट दोनों में आ गया ना, सीजीएसटी में भी आ गया, आईजीएसटी में। अभी तो वो ये कह रहा है कि प्रेजेंट में अगर आप सिंपल एंड आईएसडी हो, और आईएसडी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन इनपुट सर्विसेज। अगर आप इनपुट सर्विसेज पे लेते तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय ट्रांजिशन में अगर आपने सर्विस ले ली, इनवॉइस बाद में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में मान लेंगे उसको, क्रेडिट को अभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। अभी तक का ये डिस्कशन है जो आप बता रहे हो ना, वो हम डेफिनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मेरा जो डाउट है वो ये है कि करंट रिजीम में तो एसजीएसटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है ना? यही दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि करंट रिजीम में तो कोई इसका कोई इशू है ही नहीं किसी तरीके का। तो ये तो करंट रिजीम से ट्रांजिट होके हम जीएसटी रिजीम में जा रहे हैं, उसके लिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। वी विल टेक अप दिस क्वेश्चन इन दी व्हेन वी विल डिस्कस द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सर। The next is subsection 8, transfer of unutilized sandwich credit by a person having centralized registration. Obviously ये भी concept is only for this present regime कि आज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम हैविंग अ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसके बाद में अगर मेरे ऑफिस 10 ऑफिसेज का सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मैंने एक जगह ले रखा है, तो अब क्रेडिट तो मेरे पास एक ही जगह एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इस क्रेडिट को जब मैं जीएसटी में जाऊंगा और अगर मैं उन 10 ऑफिसेज को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, तो ऑब्वियसली आई शुड हैव एंटाइटल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एज पर माय विशेस टू माय ऑफिसेज। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो इसमें कोई वो ये सर्विसेज के लिए ही है, और इसमें भी कोई एसजीएसटी का कंपोनेंट नहीं है, एंड दिस सेक्शन इज नॉट इन द ट्रांजिशन प्रोविजन ऑफ एसजीएसटी। सो नेक्स्ट इज द रिक्लेम ऑफ क्रेडिट ऑन द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। सर्विस टैक्स में कंसेप्ट है ये कि भाई आपने क्रेडिट ले लिया, पेमेंट किया नहीं 3 महीने के बाद में, और उसके बाद में वो कहते हैं कि अगर 3 महीने बाद में पेमेंट कर दोगे तो क्रेडिट रिक्लेम कर लेना। आपने एग्जाम्पल ये लिया कि भाई मैंने अभी
कोई पेमेंट मैंने कोई दिसंबर में कोई सर्विस लेनी थी, ली, और दिसंबर में क्रेडिट ले लिया, मार्च तक पेमेंट नहीं किया, मैं रिक्लेम नहीं कर पा रहा, मतलब मार्च तक पेमेंट नहीं किया तो ऑब्वियसली रिवर्सल करना है मेरे को। अब रिवर्सल करना है तो मैं इसको रिक्लेम कब करूंगा? अगर मैं मानो उसको पेमेंट कर देता हूं 7 जुलाई को, तो ऑब्वियसली जिस समय मैंने पेमेंट किया, रिवर्सल दिया, तो उस समय के विद इन 3 मंथ मैंने रिवर्सल कर दिया ना, तो आई कैन रिक्लेम दिस क्रेडिट। तो ये सर्विस टैक्स स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है बॉस, मतलब सारी चीजों में, कि अगर हम कोई भी चीज प्लान करके नहीं करते, जैसे मानो इसी केस में क्या होता है कि अगर हम रिवर्सल नहीं करते इसको, अगर 3 महीने में अगर हम पेमेंट करते नहीं और रिवर्सल करते नहीं इसका, तो क्या होता, बाद में जब सर्विस टैक्स का असेसमेंट होता तो वो उस समय रिवर्स करता है इसको कि भाई तुम्हें करना चाहिए था रिवर्स। वो कहता मैंने पेमेंट कर दिया, वो कहता इंटरेस्ट देते इतने पे, और पहले तो करना चाहिए, इसकी पेनल्टी भी भुगत। और दूसरी बात, जितना भी अगर आपको उस समय जो भी आपके लायबिलिटी होंगी, आपका जो भी क्रेडिट था वो आपको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगा। सो बेटर है जितने भी नॉन कंप्लायंसेस हैं, वी कैन प्लान ऑल दोज नॉन कंप्लायंसेस, और उनको प्लान करके इस साल में ही लेके आए, और यहां से लेके हम नेक्स्ट रिजीम में तब जाएं कि जब क्लियरिटी होके जाए, पता लगे कोई चीज। जैसे फॉर एग्जांपल एक सैंडबैग क्रेडिट के लिए आपने कोई अपील फाइल की हुई है, आपने डिस्प्यूटेड किया हुआ है उस अपील को, और वो अपील अभी अंडर डिस्प्यूट है, तो यू आर नॉट क्लेमिंग क्रेडिट ऑफ दिस। अगर मानो फ्यूचर में वो अपील आपकी रिजेक्ट हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन? अगर आपकी फ्यूचर में अपील वो रिजेक्ट हो जाती है, व्हाट विल हैपन? यू लूज द क्रेडिट। अगर इस तरीके की कोई आप यू लूज द क्रेडिट। तो इसी तरीके के प्रोविजंस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मानो असेसमेंट होना है, आपने कोई क्रेडिट अपने ले लिया मनमाने ढंग से, अब वो क्रेडिट आपने ले लिया और उसके बाद में जब फ्यूचर में उसको पता लगेगा इनएलिजिबल था, तो दैट विल बी रिकवर्ड एज द एरियर्स अंडर जीएसटी, और उसको आप क्रेडिट, उसको आप मतलब कोई उसका बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। तो प्लानिंग पार्ट ये है कि भाई इसमें प्रिपेयर्डनेस इन प्लानिंग के लिए कि हमें अपने क्लाइंट के साथ बैठना है, अपनी क्लाइंट की लिस्ट बनानी है, उसमें देखना है किस किस क्लाइंट की क्या क्या इसमें इश्यूज आ सकते हैं, कौन सा क्लाइंट किस क्लॉज को हिट करता है, उस क्लॉज की उसकी जो रिटर्न, जब ये अप्रैल वाली भी रिटर्न फाइल करें तो कम से कम एक बार ये एनालिसिस कर लें कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज अगर आपने अप्रैल में क्लेम नहीं की, तो कैन यू क्लेम इट इन जून? यू कैन क्लेम, बट इट इज मतलब इट इज $1 बिलियन क्वेश्चन कि कल को वो जब असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि आपने तब तो क्लेम की नहीं थी, अब कहां से सो के जग गए, कहते भाई पता नहीं था उस समय क्लेम नहीं की, अप टू 12 मंथ तो मैं क्लेम कर ही सकता हूं ना, वो विल स्टॉप मी? भाई उस समय नहीं की, मैं कर सकता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड क्रेडिट को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन आपको डर लगता है यार इसको अवेल तो कर लेते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं करते। इसका मतलब आप आउटपुट टैक्स तो पे कर रहे हो, लेकिन क्रेडिट आपकी फिर भी कैरी हो रही है। उस केसेस में एक थोड़ा सा एक उनके दिमाग में एक सस्पेंस सा निकल के आता है कि यार क्रेडिट तो लेके चल रहे हो 10 करोड़ की, और मार्च में भी आपने टैक्स पे किया है 2 करोड़ का, सो व्हाई यू आर पेइंग टैक्सेस? तो इन दैट केस द क्रेडिट का अप्रेजल डिपार्टमेंट की निगाह में थोड़ा सस्पिशियस बन जाता है। सो बेटर टू डू दिस एक्सरसाइज नाउ and claim before the appointed date, so that you need not to pay the taxes before the appointed date of the duty which you are eligible for. हाँ हाँ, वो आपका बोनस है। अच्छा, they would be allowed. they will be मतलब अलाउड क्या, वो तो रिफंड है ना, आपका पैसा वापस आ रहा है ना, और वो प्रीवियस प्रोविजंस में ही मतलब क्लियर होंगे, वो सारे हमारे नेक्स्ट में आएगी स्लाइड्स में। Okay. तो जैसे रिफंड का अब आगे चलते हैं। अब आ गया सेक्शन 141। देखो 141 का एक सिंपल कंसेप्ट है कि 141 इज बेसिकली रिलेटिंग टू द जॉब वर्क। तो जॉब वर्क के लिए अगर मैं इनपुट भेज सकता हूं जॉब वर्क पे, सेमी फिनिश गुड्स भेज सकता हूं, और फिनिश गुड्स को ऑब्वियसली मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं भेजूंगा, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग या स्टॉक ट्रांसफर या एजेंट के पास में फिनिश गुड्स वाले पार्ट को। तो जॉब वर्क में बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि भाई कैसे मेरे को क्या होना चाहिए। जैसे मैं इनपुट है, आज मैंने जॉब वर्क में, जैसे मानो आज 22 अप्रैल को मैंने कोई गुड्स जॉब वर्क पे भेज दिया।
अब ऑब्वियसली वो अपॉइंटेड डेट पे पेंडिंग है जॉब वर्कर के पास में। अब वो गुड्स क्योंकि विदाउट पेइंग ड्यूटी गया है, तो जब वो जॉब वर्क के पास से मेरे पास आना चाहिए ना किसी न किसी टाइम के लिए। तो ये सिनेरियो सोचें, तो अगर मैं जॉब वर्क पे भेज रहा हूं गुड्स को, वो कहता है अपॉइंटेड डेट से पहले 6 महीने पहले से ज्यादा नहीं भेजा हुआ होना चाहिए, और अपॉइंटेड डेट के 6 महीने के अंदर अंदर उससे वापस आ जाना चाहिए। अपॉइंटेड डेट से 6 महीने पहले नहीं भेजना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन ये निकल के आता है, अगर मैं दूसरे साइड में बात करूं कि जो गुड्स मैंने जॉब वर्कर को भेज रखे हैं 6 महीने पहले वाले, उनको वापस मंगा लूं, फिर चाहे दोबारा भेज दो। प्लानिंग तो यही है ना, कि मतलब ये जो सेक्शन कहता है कि अपॉइंटेड डेट से 6 महीने पुराने और अपॉइंटेड डेट के विद इन 6 मंथ वापस आना चाहिए। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 2 मंथ और इन्होंने दे रखा है। तो अगर वो वापस नहीं आता, तो ऑब्वियसली जब मैं गुड्स जो मेरे पास जॉब वर्क के पास भेज रहा हूं, तो मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मैं क्रेडिट लेके बैठा हुआ हूं ना उसका। और जॉब वर्क के पास अगर मेरे को नहीं आते, तो सबसे पहले तो मेरे को इनपुट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर टाइम लिमिट में अगर वायलेट होती है, तो मेरे को इनपुट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो इनपुट क्रेडिट रिवर्सल हो गया, और वो जो जॉब वर्कर है, वो जॉब वर्कर जब मेरे को गुड्स वापस भेजेगा, तो वो उसको एज अ सप्लाई लगा के भेजेगा मेरे को। तो हम देखते हैं कि इसके क्या रिपरकशंस हैं। सेक्शन 3 भागों में बटा हुआ है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 कहता है सिंपल कि भैया इनपुट के लिए, सबसेक्शन 2 कहता है सेमी फिनिश गुड्स के लिए, एंड सबसेक्शन 3 कहता है फिनिश गुड्स के लिए। तो इनपुट के लिए कह रहा है कि टैक्सेस नॉट पेबल व्हेन द इनपुट वर रिमूव्ड एंड डिस्पैच्ड एज सच आफ्टर पार्शियल प्रोसेसिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर जॉब वर्क under the earlier law prior to the appointed date, and such goods are returned within 6 months or within 2 extended months from the appointed date to such place of business। तो अभी इसमें 2 चीजें निकल के आई। जो एक चीज तो ये निकल के आई कि 6 महीने और प्लस 2 महीने में वापस आना चाहिए। जिस प्लेस ऑफ बिजनेस से भेजा गया है, उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे वापस आना चाहिए। और सच गुड्स यानी कि वो गुड्स जो आपने जॉब वर्क पे भेजा है, वही वापस आना चाहिए। पता लगा आपने भेजा कुछ रॉड स्टील की और आ गया कुछ और, मतलब कुछ उसकी नेचर चेंज होके आ गई, जॉब वर्क के बाद में जो निकल के आई वो सच गुड्स आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ और कहीं से परचेज करके भेज दिया। तो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो पहले वाला था 6 मंथ वाला अभी नहीं है इस पे, विल सी कि मतलब, बट ये है कि 6 मंथ प्लस 2 मंथ में वापस आना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी आ जाती है, तो कुछ नहीं करना आपको। आपका गुड्स था, आपके पास वापस आ गया, एंड नीदर द जॉब वर्कर हैज टू डू समथिंग नॉर द दिस भेजने वाला जिसने मैन्युफैक्चरर। टैक्स पेबल व्हेन कि गुड्स आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, सच गुड्स आर रिटर्न आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, आफ्टर 6 मंथ और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 6 मंथ। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी रिकवर्ड एज एन एरियर of tax under this act, and the amount so recovered shall not be admissible as an input tax credit under this act। सर बहुत बड़ा पेनल्टी है। बहुत बड़ी पेनल्टी क्या है कि अगर वो गुड्स विद इन टाइम लिमिट नहीं आता मेरे पास में वापस, तो जितना मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके कैरी फॉरवर्ड करके खा चुका हूं उसको, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को एज एन एरियर ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी रिकवर होगा मेरे से, और उसका कोई क्रेडिट नहीं है मेरे पास। उसके बाद में जॉब वर्कर उस गुड्स को या तो मेरे को भेज देगा, मैंने रिकवर कर दिया। अगर उस केस में जॉब वर्कर के पास गुड्स रह गया, अब या तो गुड्स वो मेरे को भेजेगा तो उसको सप्लाई लगा के भेजना पड़ेगा जीएसटी में अगर चार्जेबल है, और मैं उसका क्रेडिट ले लूंगा, मैं फिर फर्दर उसको जहां मर्जी भेजूं, फिर तो न्यूट्रलाइज हो गया ना ट्रांजैक्शन। सो मेन लॉस इज द रिवर्सल ऑफ क्रेडिट और द क्रेडिट टू बी रिकवर्ड एज एन एरियर इफ मैं जॉब वर्कर के पास से गुड्स नहीं आता। इसके लिए कंडीशंस ये है कि इसमें वो कंडीशन नहीं थी जो मैं बता रहा था कि 6 महीने पहले का होना चाहिए, लेकिन वो दूसरी वाली कंडीशन में है। तो इसमें 8 महीने के अंदर अंदर गुड्स वापस आना चाहिए। अगर नहीं आया अपॉइंटेड डेट के बाद में, तो यू आर अंडर प्रॉब्लम। अब उसके लिए कंडीशन ये है कि भाई जितना भी ये जॉब वर्कर और मैन्युफैक्चरर अपने अपने तरीके से इनको रिपोर्ट कर दें जीएसटीएन में कि इतना गुड्स मैंने जॉब वर्कर के पास भेजा है, जॉब वर्कर रिपोर्ट कर दे इतना गुड्स मैंने मैन्युफैक्चरर से लिया हुआ है। दिस इज अ कंडीशन।
दी सेकेंड कंडीशन इज वो जीएसटी इन ट्रांस में आपने वही पूरी कंडीशंस इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यू हैव टू गिव दोज कंडीशंस टू दी जीएसटीएन सो दैट कि उनके पास रिकॉग्नाइज हो जाए ये ट्रांजैक्शन। तो ये दो कंडीशंस हैं। दूसरा आ गया सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स में क्या है बॉस? सेमी फिनिश गुड्स वर रिमूव्ड डिस्पैच्ड एज सच आफ्टर पार्शियल प्रोसेसिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस टू एनी अदर प्रेमिसेस, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर एनी अदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अदरवाइज। उसमें सिर्फ जॉब वर्कर लिखा हुआ था। द मेन डिफरेंस इज ओनली दिस, इनपुट के केस में सिर्फ जॉब वर्कर लिखा हुआ था जिसके पास में जाता है। इसमें उन्होंने जॉब वर्कर के अलावा मैन्युफैक्चरर मतलब कहते हैं टू एनी प्रेमिसेस फॉर सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अदरवाइज। और अदरवाइज क्या हो सकता है? और अदरवाइज कोई भी कंडीशन है, मैंने अपना ये सेमी फिनिश गुड्स एज सच बेचता हूं मैं, मतलब सेमी फिनिश गुड्स एज सच बेचता हूं मैं, और मैंने अपने एजेंट को दे दिया या अपनी किसी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। मानो मैं ये बोतल बनाता हूं तो एक तो मैं कंप्लीटली फिल्ड बोतल बनाता हूं, एक ब्लैंक बोतल बनाता हूं, और ब्लैंक बोतल भी मेरी मार्केट में बिकती है, या कोई भी और एग्जांपल ले लें तो सेमी फिनिश गुड्स कैन बी सोल्ड एज सच। तो तब इन्होंने यहां चेंज कर दिया कि भाई इन्होंने कह दिया अगर वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, कंडीशन सारी वही है कि विद इन 8 मंथ 6+2 वापिस आना चाहिए। अगर नहीं वापिस आया तो क्रेडिट रिवर्सल है, और जब वो वहां से वापिस आएगा तो देन ही हैज टू चार्ज ड्यूटी। कंडीशन सारी सेम है मैन्युफैक्चरर वाली ना। इसमें मेन जो बात आती है कि भाई एक तो वो प्लेस का ध्यान रखना है कि भाई कहां से आया, किस प्लेस से, उसी प्लेस पे जाना चाहिए, और गुड्स का भी रहना चाहिए। और जो 2 मंथ का पीरियड लिखा है ना, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 2 मंथ, तो ऑटोमेटिक है क्या? अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि भाई 2 मंथ में हमें ऐसा, अगर 6 महीने तक नहीं आ रहा देन वी हैव टू गो टू द अथॉरिटी एंड रिक्वेस्ट देम फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस 2 मंथ। एंड थर्ड इज गुड्स और एक्साइजेबल गुड्स रिमूव्ड टू एनी अदर प्लेस। यहां इन्होंने गुड्स लिखा है। गुड्स मीन्स इट कैन बी नॉर्मल गुड्स, इट कैन बी कैपिटल गुड्स ऑल्सो, एनी गुड्स, एनी गुड्स। एनी गुड्स में इन्होंने क्या लिखा है कि फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर कैरिंग आउट टेस्ट और एनी अदर प्रोसेस नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर टू एनी प्रेमिसेस whether registered or not registered under the earlier law prior to the appointment date। तो मतलब कर दी सारी चीजें, मतलब इसमें फिनिश गुड्स को उन्होंने कह दिया भाई किसी भी तरीके का कहीं भी बेच दो, नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चरर। बेसिकली मेरे को ये लगता है कि जो रूल में इन्होंने दिया है, इन्होंने रूल में ब्रांच ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग टू डिपो ट्रांसफर, एजेंट टू प्रिंसिपल, ये इन्होंने सारे केसेस जो पहले हमारा जो मॉडल जीएसटी एक्ट आया था 2016 वाला, नवंबर वाला, उसमें इनके लिए सेपरेट प्रोविजंस थे। ब्रांच ट्रांसफर के लिए अलग था, एजेंट वाले के लिए अलग था, लेकिन इसमें कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है। तो इन्होंने इसी में कंपाइल कर दिया है सारा। जब हम मॉडल जीएसटी एक्ट देखेंगे, कभी पढ़ा हो तो उसमें सेपरेट प्रोविजंस थे 189 टू 91, वो इन्होंने सारे यही कंपाइल कर दिए। सेम इनकी कंडीशंस हैं। रूल इसका डिफरेंट है, थोड़ा सा एलेबोरेटेड है। जो रूल ये कहता है कि एक 2 में तो ये है कि भाई जीएसटी इन ट्रांस में आपने कंडीशन देनी पड़ेगी, तो उसने लिख दिया है, ये रूल में लिखा हुआ है जो मैंने, एवरी पर्सन हैज टू सबमिट दिस डिटेल ऑफ स्टॉक और कैपिटल गुड्स। वहां इन्होंने नहीं लिखा कैपिटल गुड्स, इन्होंने यहां कैपिटल गुड्स सेपरेटली लिख दिया है, और लिख दिया है द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंट, ब्रांच, एजेंट वाइज और ब्रांच वाइज। जो डिटेल देनी है एजेंट वाइज और ब्रांच वाइज। तो ये सारी चीजें यहां कवर हो जाएंगी। कैपिटल गुड्स भी कवर है, और उसके हिसाब से बाकी तो कैपिटल मतलब जो जॉब वर्क है, जॉब वर्क हो गया, ब्रांच ट्रांसफर हो गया, एजेंट वाला हो गया, वो सारा इन्होंने इस 141 में कवर कर लिया था। बहुत अब आ जाती है मिसलेनियस सिचुएशंस क्या है। अभी हमने आईटीसी क्लियर कर लिया कि 140 जितनी भी प्रोबेबल सिचुएशंस हो सकती हैं आईटीसी की, वी हैव डिस्कस दोज इन सेक्शन 140 ऑफ द ट्रांजिशन। एंड 141 में जो जॉब वर्क से रिलेटेड या गुड्स ट्रांसफर से रिलेटेड जो सिचुएशंस हो सकती हैं वो ट्रांसफर वो कर लें। अब वो मिसलेनियस सिचुएशंस कुछ ऐसी के कोई एक बार करें कि जैसे मानो गुड्स रिटर्न हो गया कहीं से, गुड्स बेचा अब और रिटर्न हो गया बाद में, ये कहां कवर हुई अभी तक? ये कवर नहीं हुई कहीं। जैसे मानो आपको रिफंड अप्लाई किया, रिफंड रिजेक्ट हो गया,
वो कहां कवर हुई है अभी? आपने कोई अपील रेफरेंस रिवीजन कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपका, और वो डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें आपसे डिमांड, अगर आपको उस अपील इफेक्ट में अगर आपको कोई रिकवरी करनी पड़ी तो कहां से कवर करेंगे? अगर उस अपील डिमांड को इफेक्ट देने के लिए कोई रिफंड देना पड़ा तो कैसे देंगे? ये जो प्रोविजंस हैं ये कहां अभी कवर हुए हैं? तो ये इन्होंने मिसलेनियस प्रोविजंस में 142 में कवर किए हैं सारे प्रोविजंस, कि भाई किस तरीके से इन मिसलेनियस प्रोविजंस को, इसमें मेन एस्पेक्ट अगेन एंड अगेन प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत सारी डिटेलें बनानी है जो रूल में दी हुई हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम इन प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं, इनके इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले डिस्कस किया था कि मेरे पास अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए मैंने कोई केस अपना अपील में डाल रखा है, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैं उसको क्लेम नहीं किया, अगर मैं उस केस को विड्रॉ करके अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, तो डिस्प्यूट को आगे ले जाता हूं ना मैं उसको। नहीं, ऐसा है ना, अगर मेरे पास एलिजिबल, देखो अगर मैं कहता हूं एलिजिबल है, डिपार्टमेंट कहता है एलिजिबल नहीं है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये बचता है कि मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके विदाउट यूटिलाइजेशन अगर आगे ले जाता हूं, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑन मी? आई शुड नॉट यूटिलाइज इट। कम से कम मैं डिस्प्यूट के चक्कर में तो बच गया। भाई मैं यूटिलाइज तब करूंगा जब वो डिस्प्यूट, या तो मैं कोई ओपिनियन ले लूं, क्योंकि इसमें एडवांस रूलिंग का भी प्रोविजन है। मेरे पास देयर आर सो मेनी प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज आई कैन डू, कि इस तरीके के केसेस में, जैसे मानो एक दूसरा केस है कि मानो मैंने कोई रिफंड अप्लाई करना है, मैं एक्सपोर्टर हूं और आज की डेट में मेरा 100% एक्सपोर्ट है, उसके बाद में हो सकता है मैं जीएसटी में कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूं, मेरा कुछ एक्सपोर्ट हो या कुछ एक्सपोर्ट ना हो सकता है 100% एक्सपोर्ट भी हो। तो अगर मैंने आज रिफंड क्लेम कर लिया है, और रिफंड क्लेम इन दी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एंड रिफंड क्लेम इन दी जीएसटी प्रोविजंस, सी चेंज, मतलब बहुत प्रायोरिटी दी है जीएसटी में कि रिफंड के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म ही चेंज हो गया है। मैकेनिज्म ये चेंज हो गया है कि वो कहते हैं कि तुम सारी चीजों को अगर टैक्सेबल बना रहे हो तो रिफंड भी तो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। 90% ऑफ द रिफंड विल बी इशूड विद इन 7 days, ओनली 10% विल बी 2 साल तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो मैं क्या आज रिफंड क्लेम करूं एग्जिस्टिंग प्रोविजन में, या मैं सैंडवेट को कैरी फॉरवर्ड कर लूं? अगर मैं सैंडवेट कैरी फॉरवर्ड करता हूं, और ऑब्वियसली अगर मैं एक्सपोर्टर भी हूं, और एक्सपोर्टर अगर मैं सैंडवेट क्रेडिट करके अगले जीएसटी रिजीम में जाता हूं, तो आई कैन डू एक्सपोर्ट आफ्टर पेइंग ड्यूटी एंड क्लेम द क्रेडिट ऑफ द सैंडवेट क्रेडिट विच इज लाइंग इनटू विद मी, एंड क्लेम द रिफंड ऑफ रिवेट। देयर इज अ प्रोसीजर, एक्सपोर्ट में प्रोसीजर है, या तो आप फुल ड्यूटी पे करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर लो और रिवेट क्लेम कर लो जो भी आपने पे किया है। दूसरा यह है कि इनपुट क्रेडिट का आप पूरा रिफंड क्लेम कर लो, आप ड्यूटी पेइंग 0 पे करो और वो उस तरीके से कर लो। तो मतलब दे आर एवरी इश्यूज जहां आपके पास में दो अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ये भी कर सकते हो, आप इनपुट क्रेडिट भी ले सकते हो, आप रिफंड में भी जा सकते हो। वाई टू गो इन अ रिफंड इन द प्रीवियस रिजीम जो इतना कम्बरसम है? कभी किसी देखा बैठ के रिफंड कहां आते हैं? अगर बैठ के रिफंड नहीं आते तो जीएसटी के रिफंड आने की गारंटी है। भाई क्यों अपनी लाइबिलिटी को रिफंड में रखो? दे आर पीपल हु आर विड्रॉइंग रिफंड एंड क्लेमिंग आईटीसी। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट में अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड रिफंड है और वो आपने कर रखा है और विड्रॉइंग रिफंड, ठीक है भाई मैं इसको आईटीसी में लेके आगे रिजीम में लेके जाता हूं, हु स्टॉप्स यू? तो उस तरीके के जो मिसलेनियस में इस तरीके की प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। एक बार सेक्शन बाय सेक्शन जाते हैं। मतलब इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट लाइक वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन, द रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए सिंपल बात है कि मैं टैक्सेबल था ड्यूरिंग जीएसटी, मतलब इन द प्रेजेंट रिजीम, और मैं अगर माल बेच दिया मैंने और वो जीएसटी रिजीम में मेरे पास वापस आता है, तो क्या करना चाहिए मेरे को? भाई जब मैंने गुड्स बेचा तो मैंने उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लगाई, उसने उसका क्रेडिट ले लिया, उसने उसका जो कस्टमर था उसने क्रेडिट ले लिया बायर ने, और जब वो बायर अगर वापस भेज रहा है तो अगर वो टैक्स लगा के मेरे को वापस भेज दे जीएसटी लगा के, तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, क्या इशू है? मतलब
सिंपल ट्रांजैक्शन हो गया। अगर 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 टैक्सेबल गुड्स है, अगर टैक्सेबल गुड्स इस तरीके से मूव हो रहा है तो मैंने टैक्स लगा के भेजा, उसने क्रेडिट ले लिया। इसमें फर्क क्या आएगा? रेट का फर्क आ सकता है कि भाई जब मैंने भेजा तो उस समय उस पर 8% था, उसका भी क्या फर्क पड़ेगा? तो उसने ड्यूटी जो इनपुट क्रेडिट कर लिया। अगर ट्रेडर है तो उसने, अगर B2B ट्रांजैक्शन हो रहा है फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन B2C ट्रांजैक्शन हो रहा है फिर रिफंड आ रहा है तो मतलब फिर गुड्स वापस आ रहा है तो क्या करना चाहिए भाई? B2B में कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2C में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने बेचा और उस अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेरे को वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या वो ऑप्शन है? मैंने तो ड्यूटी पे की है उस पर, तो मैं उस ड्यूटी का रिफंड क्लेम कर सकता हूं अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। एक सिचुएशन देखते हैं, बस मेरे दिमाग में अभी ऐसे ही आई कि मानो मेरी जो मैंने सेल की है, मैं बायर हूं, हरीश जी सेलर हैं। अब हरीश जी ने मेरे को सेल किया, इन्होंने CST चार्ज किया, इंटरस्टेट सप्लाई हुई, सी फॉर्म का लेन देन होना है। अब एज अ बायर और एज अ बायर आई एम नॉट सपोज टू टेक क्रेडिट ऑफ दिस CST एंड आई रिफंड बैक, आई रिटर्न दिस गुड्स टू हरीश जी कि भैया तुम वापस लो अपना CST का जो मर्जी करो और मेरे को फ्यूचर में सप्लाई कर देना अपना उसमें GST में, तो 2% CST बचा सकता हूं भाई। आज की डेट में अगर मेरे कुछ बॉर्डर लाइन केसेस हैं, अगर मेरे बॉर्डर लाइन केसेस हैं, पहले तो मैं अवॉइड ही करूं। अगर लग रहा है आपको नहीं मेरे को जरूरत है यार, भेजो तुम माल, मैंने भेज दिया, सी फॉर्म दे दूंगा, आपका गुड्स यूज नहीं हुआ या कोई भी कंडीशन में आपने वापस दे दिया, तो क्यों रखो उसको जिसमें 2% एडिशन लगना हो आपका। और जब मैं वापस भेजूंगा आपको एग्जिस्टिंग में वो मिल सकती है, CST क्लेम मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ये मैं बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहा हूं, लेकिन बिजनेस टू कस्टमर में तो सिंपल है, नथिंग एल्स। माल वापस आएगा, यू विल क्लेम रिफंड एंड एंजॉय, फर्दर सप्लाई करो GST में। B2C के केस में जो CST का लेवल की प्लानिंग है, दैट कैन बी टेस्टेड, बट इट्स नॉट कंफर्म, मतलब इट कैन बी टेस्टेड। मेरे हिसाब से कोई ऐसा इसमें रास्ता नहीं निकल के आ रहा कि मैं CST सप्लाई को वापस लेके GST सप्लाई में कन्वर्ट करके CST रिफंड ना क्लेम कर लूं। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ। पार्टी का डेबिट नोट आता है, बट B2C के केस में क्या करेंगे? कोई डेबिट नोट तो आएगा ही नहीं। नहीं, B2C में तो सिंपल सा हो गया ना। देखो मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास में आया, Right. आपने मेरे को गुड्स भेज दिया, मैंने आपको वापस दे दिया। जब वापस भेजा जब मैंने वापस दिया तो कोई ना कोई आप उसका कोई नोट काट के भेजोगे, भाई गुड्स वापस आ गया मेरे पास। B2B में भी ये होता है कि मैं क्रेडिट नोट दे सकता हूँ, बट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट डिपार्टमेंट डिनाई करता है उसको। हाँ। डिपार्टमेंट कहता है कि जिस पार्टी ने रिटर्न करा आप उसको कोई प्रूफ लेके आए तो पार्टी का डेबिट नोट आता है। तो आप कुछ ना कुछ पेपर साइन करवा लो ना उससे, कस्टमर से कुछ ना कुछ। क्योंकि ऐसे तो कोई भी डाल सकता है मेरे पास कि कोई भी मेरा गुड्स था जो मैं डालना भूल गया। नहीं, वो B2C के केस में, B2C के केस में, B2C के केस में ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास में आया, आपने मेरे को कुछ सेल किया, तो सेल का तो इनवॉइस हो गया मेरे पास में। अब मैं ओरिजिनल इनवॉइस लेके इनके पास में जाऊंगा, भैया ये पकड़ अपना ओरिजिनल इनवॉइस, ये मैंने वापस कर दिया, मैं कह दूंगा रिटर्न लिखूंगा। तब वो उसको ये करें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो रिटर्न की। वही तो मैं कह रहा हूं, आप डेबिट नोट इशू करो ना उसका। आप एज अ बिजनेसमैन यू इशू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर साइड। सर हम तो इशू करेंगे, बट एट प्रेजेंट मोमेंट डिपार्टमेंट हमारे डॉक्यूमेंट को डिनाई करता है। पर वो कस्टमर का इनवॉइस आपके पास वापस आ हाँ, गया ना दोबारा, वो चीज चल जाएगी, राइट। वो चीज चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स में दो चीजें निकल के आई। एक चीज तो ये कि सिंपल है, अगर B2B ट्रांजैक्शन हो रहा है तो GST लग के आपके पास में वापस आएगा, यू टेक द क्रेडिट, कस्टमर के पास से आ रहा है, यही चीज इसमें लिखी हुई है। लेकिन जो CST वाला फंडा है, CST वाला कैन बी टेस्टेड अगर कोई अपॉर्चुनिटीज इस तरीके की बनती है। सप्लीमेंट्री इनवॉइसेस कि भाई अगर मैंने कोई गुड्स बेचा और बेचने के बाद में मेरे को पता लगा कि भाई ये गुड्स मेरा कुछ इसमें एनहांसमेंट होना है, मतलब कुछ प्राइस रिवीजन हो गया मान लो, और प्राइस रिवीजन ऑन और आफ्टर हुआ, ऑन और आफ्टर हुआ, टाइम लिमिट उन्होंने दी हुई है कि किस डेट तक प्राइस रिवीजन हुआ, तो आप क्या करोगे? तो क्या होना चाहिए इसमें? अगर आपने कोई सप्लाई कर दी बिफोर GST रिजीम और पोस्ट GST रिजीम आपने उसको प्राइस रिवीजन हो गया, और टाइम लिमिट उन्होंने दे रखी है कि भाई किस टाइम लिमिट में होना चाहिए, 30 डेज में होना चाहिए। और उस 30 डेज में आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है कि भाई आप एक GST में आ गए, आप पोस्ट GST,
तो यू रेज एन इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस रेज कर दो उसको, लेट हिम टेक द क्रेडिट ऑन इट। अगर प्राइस रिवीजन डाउनवर्ड हो तो क्या करेंगे भाई? अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली आई एम रिड्यूसिंग माई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आई हैव टू रिड्यूस माई। देखो डेबिट क्रेडिट नोट जो जाएंगे वो तो जाएंगे ही, लेकिन कंसेप्ट इज कि आई एम रिड्यूसिंग माई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन कब? वो कहते हैं कि अब तो हमने कंसेप्ट कर लिया भैया, जब दूसरा पे कर देगा देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर सम टाइप ऑफ बेनिफिट। तो अगर वो जो बंदा है उसने अगर पे कर दिया उस पर टैक्स, देन ओनली यू कैन रिड्यूस योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। भाई अगर प्राइस अपवर्ड रिवीजन हो गया तो ऑब्वियसली यू आर रेजिंग एन इनवॉइस, यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, वेदर ही विल टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड नथिंग। जीएसटी वालों को कुछ नहीं पड़ा, गवर्नमेंट को इस केस में जरूर पड़ा है कि जब आप रिवाइज करके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जिसने आउटपुट का उसका रिफंड मतलब वो आईटीसी ले रखा है, इनपुट ले रखा है, तो ही शुड रिवर्स इट बैक। तो वही कंडीशन इन्होंने डाली है इसमें कि अगर डाउनवर्ड रिवीजन है तो सेम कि भाई आप उसका उसने अगर पे कर दिया है तो आप उसका रिवर्सल कर सकते हैं। अगर अपवर्ड है तो देन यू हैव टू इशू सप्लीमेंट्री इनवॉइस अंडर जीएसटी रिजीम एंड दिस बायर विल टेक द क्रेडिट ऑफ इट। रिफंड क्लेम्स के बारे में भी हमने बात की थी। रिफंड क्लेम्स के बारे में 3 सेक्शंस इन्होंने सब सेक्शंस दे रखे हैं रिफंड क्लेम के। तो 3 सब सेक्शंस का बेसिकली क्या है कि क्या मतलब है 3 सब सेक्शन में? रिफंड क्लेम के लिए एक तो दे दिया इनपुट के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड रिफंड है, और एक दे दिया आउटपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड रिफंड है। भाई कोई आपने सप्लाई की और सप्लाई वापस हो गई, उसके लिए रिफंड क्लेम करना है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रिफंड है। एक दे दिया मिसलेनियस रिफंड कोई दे दिए। तीनों सेक्शन उसी तरीके से ड्राफ्ट हैं और सीजीएसटी और एसजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी वे में ड्राफ्ट किए हैं। कंसेप्ट एक है इसका, और वो तीनों में कंसेप्ट एक। ये क्या है? बड़ा लॉजिक है कि भाई आपने रिफंड क्लेम किया ड्यूरिंग करंट प्रोविजंस, या मतलब एग्जिस्टिंग में कर दिया या आफ्टर अपॉइंटेड डेट कर दिया, रिलेटिंग टू दी आउटपुट और द इनपुट और सम अदर प्रोविजंस फॉर द एग्जिस्टिंग लॉ प्रेजेंट रिजीम। तो कहते हैं नथिंग डूइंग भैया, जो कुछ है आप पुराने ही लॉ में गवर्न होंगे। तभी तो हम कह रहे हैं प्लानिंग करें कि रिफंड को वापस लेके इनपुट में जाएं और फिर यहां कूद जाएं। वो कहते हैं जितने भी रिफंड क्लेम है वी विल एंटरटेन इन दी एग्जिस्टिंग रिजीम, दी प्रेजेंट रिजीम, अगर आपने अभी फाइल किए हैं या बाद में फाइल किए हैं। और अगर वो रिफंड आपको मिल गए तो वो आपको इन कैश मिलेंगे। मतलब ऑब्वियसली रिफंड अगर आपका अलाउ हो गया तो यू विल बी रिफंडेड इन कैश। और उस कैश की एक कंडीशन है सिर्फ, जो अनजस्ट एनरिचमेंट की बात करती है, उसमें एक क्लॉज लिखा होता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2A ऑफ 11 ऑफ द एक्साइज फलाना डी का, इस तरीके का इसमें एक लॉ आ रहा है, सबसेक्शन 2 ऑफ द 11B ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। जितने भी रिफंड के प्रोविजंस हैं पर्टिकुलरली इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड या आउटपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, उसमें एक कंसेप्ट है अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसमें एक्साइज में एक कंसेप्ट आया था कि वो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है मेरा टैरिफ था उसका 10%, गवर्नमेंट ने बताया कि भाई इसका 20% होना चाहिए, और मैंने 20% की लायबिलिटी पे कर दी और 10% का डेबिट नोट भी रेज कर दिया कस्टमर से और रिकवर भी कर लिया, और उसके बाद में केस फाइल कर दिया कि भाई 10% होनी चाहिए थी, ये तो 20% थी। और गवर्नमेंट ये कहती है पहले ये बताओ कि भाई तुमने जो 10% एक्स्ट्रा दिया था अगर आपके केस में फेवर में आ जाए, वो कस्टमर से रिकवर तो नहीं कर लिया? बोले यू कैन नॉट टेक बेनिफिट फ्रॉम बोथ, कि कस्टमर से भी रिकवर कर लो और गवर्नमेंट से भी वापस ले लो। दैट इज अ कंसेप्ट कॉल्ड अनजस्ट एनरिचमेंट which has been there in the excise law for long। कहते हैं कि दोनों तरीके से बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो रिफंड के केस में ऐसा ही है कि भाई अगर आपने इस तरीके का कोई रिफंड है कि जिसमें आप टैक्स का बेनिफिट पास ऑन करके थर्ड पार्टी से ले चुके हो, तो देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दैट पर्टिकुलर रिफंड। तो रिफंड से रिलेटेड ये दो ही इश्यूज हैं कि अगर रिकवरेबल है, अगर आपको पे होगा तो होगा, अगर आपका रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो गया तो इट इज लॉस्ट फॉर एवर।
until unless there is a appeal reference revision whatever जो होगा, लेकिन अगर रिफंड आपका रिजेक्ट हो गया किसी भी तरीके से, वो आपको आप ले नहीं सकते उसका क्रेडिट। अगर आप आगे फर्दर अपील में जाके तब भी जब भी मिलेगा आपको वो कैश में ही मिलेगा, किसी भी स्टेज पे मिलेगा। तो आपको तो रिफंड के लिए बहुत फ्रेंड्स के हमें प्लानिंग के लिए ये सोचना पड़ेगा कि कहां जहां जहां पॉसिबिलिटी है कि रिफंड की जगह हम कोई और दूसरे रिजीम में जा सकते हैं, तो वी शुड ट्राई दिस। तो 142, 3, 4 and 5। द नेक्स्ट इज क्लेम ऑफ सैंडबेट क्रेडिट। ये जो 3 प्रोविजंस हैं 6, 7 and 8, ये 6, 7, 8 हैं, ये सारे उसी से रिलेटेड हैं कि एवरी पर्सन अपील रिव्यू रेफरेंस रिलेटिंग टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 6 में ये 6 जैसे इसमें अपील रिव्यू रेफरेंस रिलेटिंग टू द क्लेम ऑफ सैंडबेट। 6 सबसेक्शन 6 इज रिव्यू ऑफ मतलब दिस अपील एक्सेट्रा इज रिव्यू मतलब उसके लिए सैंडबेट के लिए, एंड ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए। जैसे रिफंड का है ना, सेम 3 सेक्शन इसी के लिए है कि if any review, appeal and reference is pending with the department, adjudication pending with the department, and उस पर कोई डिसीजन आना है, तो उस पर अगर कोई डिसीजन आना है वो एसएससी के लिए फेवरेबल होना है, जिसकी वजह से रिफंड क्रिएट होना है, तो उस केस में क्या मिलेगा, रिफंड आपको इन कैश मिल जाएगा आपको। और अगर वहां से कोई डिमांड निकल के आनी है और जिससे रिकवरी कोई निकल के आनी है एसएससी के ऊपर, जीएसटी में अगर डिसीजन आया है, तो वो जो डिमांड और रिकवरी है दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन एज एन एरियर ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। रिफंड में और ये जो 3 सेक्शंस अपील रिव्यू एंड रेफरेंस वाले हैं, उसमें सेम चीज है। रिफंड के केस में तो आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटी, यू आर क्लेमिंग रिफंड, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कैश में मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा तो गॉन फॉर एवर, रिजेक्ट हो गया तो लैप्स हो जाएगा। कौन सी चीजों का इनपुट मतलब सैंडबेट, आउटपुट लायबिलिटी और मिसलेनियस रिफंड। इसी तरीके से अगर आपका कोई एडजुडिकेशन हो रहा है, कोई अपील है, रेफरेंस है, रिव्यू है, कहीं भी आप जा रहे हो, तो उसमें क्या है 2 चीजें निकल के आएंगी, या तो आपको उसके इफेक्ट में आपको कुछ मिलेगा या उसके इफेक्ट में आपको कुछ देना पड़ेगा। जो मिलेगा दैट विल बी रिफंडेड बैक टू यू एज एन इन कैश, एंड जो अगर आपसे कुछ लेना पड़ेगा दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी एज द एरियर्स अंडर द जीएसटी लॉ। तो इसलिए क्या है कि जैसे भी जितने भी आपके अपील रेफरेंस रिवीजन जा रहे हैं, कि अगर आपका किसी तरीके का आपको कोई डाउट लग रहा है और आप उसका सैंडबेट क्रेडिट ले सकते हो, तो उसका ले लो ना सैंडबेट क्रेडिट। या कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, अगर कोई मेरा डीलर कहता है क्या पंगे क्यों लेते हो यार, मेरे को मिल रहा है ना, ले लेते हैं उसका, तो अभी उसको विड्रॉ करके यू कैन मेक अ सप्लीमेंट्री बिल ऑन हिम एंड ही विल टेक द क्रेडिट। आपका पंगे खत्म हो गया भाई, लॉस कहां है? अगर हम इस तरीके की प्लानिंग अपने कस्टमर्स की या अपने वेंडर्स की ये सोचते हैं, करते हैं, तो वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। तो वी शुड जस्ट सिट ऑन द फाइल एंड सी व्हाट आर द डिस्प्यूट्स देयर पेंडिंग एज ऑन द अपॉइंटेड डेट। अभी से चालू करनी है एक्सरसाइज हमने अपने क्लाइंट्स के लिए, रिफंड की भी चालू करनी है, इस तरीके के जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उनकी चालू करनी है कि कौन से ऐसे डिस्प्यूट हैं जिनको कोर्ट आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लें हम, और जिसका रिफंड क्लेम करके उसका क्लोज कर लें, इस तरीके के मैटर। तो इसी तरीके से ये 3 सेक्शन यहां हो गए, 6, 7, 6, 8। 9 इज सबसेक्शन 9 इज रिवीजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड अंडर द अर्लियर लॉ। भाई 3 रिफंड के हो गए, 3 अपील के हो गए, एक ये आ गया सेक्शन, ये कहता है कि भाई आपने रिवीजन कर दिया पुरानी रिटर्न का, तो ऑब्वियसली रिवीजन के बाद में आपके पास में 2 ही चीजें निकल के आएंगी, ईदर योर टैक्स लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड और टैक्स लायबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड, whether by way of an input tax credit or by way of an output enhancement in the output tax credit। तो इन दोनों सिचुएशन में सेम सिचुएशन कहता है कि अगर आपकी आउटपुट अगर आपको वापस मिल रहा है, ये कहता है कि भाई इसमें द अमाउंट रिफंडेड सैंडबेट क्रेडिट फाउंड टू बी एडमिसिबल, कोई सैंडबेट क्रेडिट से रिलेटेड आपने कोई करना था और एडमिट कर लिया, तो वो आपको एज एन रिफंड दे देंगे। अगर आपसे रिकवर करनी है तो रिकवर अंडर जीएसटी।
तो ये जो सेक्शन चालू होते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, बल्कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे एक ही हैं मतलब लगभग। तो 9 के बाद में 10 कहता है टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सर्टेन केसेस। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब इंपॉर्टेंट इन दी सेंस कि ये सेक्शन ये कहना चाहता है 11 और 12 कि टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि टैक्सेबिलिटी आपकी अगर कोई इवेंट हो रही है, बेसिकली ट्रांजिशन की बात ही मान लें इसमें कि कोई इवेंट को अकर होने के लिए 3 चीजें होती हैं। एक तो मानो सर्विसेज की बात करते हैं हम या गुड्स की बात कर सर्विसेज की बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 3 कंपोनेंट है, पेमेंट आ गया, इनवॉइस रेज कर दिया और सर्विस प्रोवाइड कर ली, तीनों चीजें होती हैं। अगर इन तीनों चीजों के बेसिस पे और मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एग्जिस्टिंग लॉ में आ जाता है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं भाई, फिर तो कोई सेम स्टेट एक्ट में अगर मैंने सेल कर दी और जो सेल लेवी में कवर हो जाती है मेरी करंट रिजीम में, तो ऑब्वियसली मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो वो कहता है कि भाई कब होगा, तो अगर वो प्रेजेंट रिजीम में अगर मेरी कवर हो जाती है तो प्रेजेंट रिजीम में भी हो जाएगी, चाहे एक आध इवेंट बाद में भी हो रही है आपकी। मानो सप्लाई ऑफ गुड्स बाद में हो गया, इनवॉइस पहले कर दिया, पेमेंट भी रिसीव कर लिया, तो उस केस में अगर अनटिल अनलेस इट इज कवर्ड समवेयर एल्स, तो आप यहां भी कर सकते हो कि भाई मेरा जो टैक्स रेट है, क्योंकि इसमें सारी पंगेबाजी ये है कि टैक्स रेट कौन सा होना चाहिए, टैक्स रेट इज गोइंग टू हैव अ सी चेंज। तो वो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपने कोई करंट रिजीम में, देखो अभी तो उन्होंने कोई रेट नहीं दिए हैं, तब लोग अपनी पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं, कहते हैं सर्विस में तो पक्का ही है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है ये मान के चलो 18 तो आनी आना है भाई, ज्यादातर में 18 आना है। आज की डेट में अगर मैं 15 पे कर रहा हूं, 14 पे कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली एनी हाउ सर्विसेज के लिए तो प्लानिंग ऑन है भाई, जो कुछ है अभी कर लेते हैं, अभी बिल रेज कर देते हैं, अभी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। गुड्स के केस में भी इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं कि भाई आज की डेट में कई कंपोनेंट ऐसे हैं कि जो ज्यादा रेट हैं तो लोग अभी उसके लिए प्लानिंग उसके लिए करें कि बाद में होना चाहिए। जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में बेसिकली क्या है कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं तब भी, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं हूं तब भी, जैसे सर्विस टैक्स मेरे को करीब 4.5% पे करना पड़ता है। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में ये जो सर्विस टैक्स में पे कर रहा हूं 4.5%, दैट इज नॉट इन कंपोजिशन, दैट इज बेसिकली वैल्यूएशन बेस्ड। और अगर मैं इसका नॉर्मल स्कीम में ही कर देता हूं कंपोजिशन में ना करके, तो लैंड की वैल्यू भी निकालेंगे, सर्विसेज की वैल्यू भी निकालेंगे, तो मानो 12% लगा 30% पे, ये 40% पे, तो 4.5% या 5% वेट आ जाएगा, तो दोनों मिलके कितना हो गया 8-9%। तो एनी हाउ मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है आज भी कि मैं अपने आप को इस तरीके से प्लान करूं कि कोई मेरे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं तो मैं अभी इस तरीके से सप्लाई अभी जितने भी लोगों को इनवॉइस काट के कर लूं ना, बाद में क्यों टैक्स लायबिलिटी बढ़ाऊं अपनी। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। इस तरीके किसी भी क्लाइंट के साथ में बैठ के दो दी थिंग्स आर नॉट डिक्लेयर्ड बट स्टिल इट इज ए डिक्लेयर्ड, तो उस केस में कौन सा टैक्स रेट है, कहां क्या हो रहा है, प्रेजेंट रिजीम है, कंस्ट्रक्शन है, क्या मेरे को आज मैं कंपोजिशन में हूं तो कंपोजिशन में रहूं कि कंपोजिशन में, जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं आज कंपोजिशन में हूं और मैं रेगुलर स्कीम में जाता हूं तो मेरे को क्या है कि कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम जाने में सिर्फ वही फायदा हो रहा है जो इनपुट फिनिश गुड्स में मेरे को जो आ रहा है। अगर मैं रेगुलर स्कीम में आ जाता हूं तो मेरे को वहीं से स्टैंडर्ड क्रेडिट ही मिल जाएगा मेरे को। मतलब अगर कोई एक बिल्डर अगर वो आज कंपोजिशन स्कीम में 1% पे कर रहा है एंड सीएस सर्विस टैक्स तो वो पे कर ही रहा है, कोई सर्विस टैक्स में कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं है। सर्विस टैक्स में जो रेट डिफाइन किया है वो उसने सिर्फ वैल्यू बेस्ड डिफाइन किया है, और अगर वो कंपोजिशन 1% वाली ना यूज करके, और अगर वो यूज कर लेता है कि मैं फुल रेट से देता हूं क्रेडिट लेता हूं, तो प्रेजेंट में अगर वो कर लेगा तो उसको यहीं के यहीं ड्यूटी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी उसकी, और अगर नहीं करेगा तो ड्यूटी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही उसकी, वो इनपुट उसमें जो निकलेगा तब वो जाके कोई किसी टाइम पे उसकी ड्यूटी क्रेडिट होंगी आगे फ्यूचर में। तो कंपोजिशन में रहना है नहीं रहना, रेगुलर स्कीम में आना है अभी लेना है, फर्स्ट स्टेज डीलर लेना है, सेकंड स्टेज डीलर लेना है, लिटिगेशन को कैसे हैंडल करना है,
किस तरीके से रिफंड को हैंडल करना है, किस तरीके से और इस तरीके के इश्यूज को हैंडल करना है जिससे मेरी एफिशिएंसी बने इनपुट टैक्स की, जो मैं ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट ले पाऊं और फ्यूचर जिनमें जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाए। और रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा अनसर्टेन है, ऑर्डर क्या आएगा क्या नहीं आएगा अनसर्टेन है। अगर मेरी दूसरी साइड ऐसा कहती है कि अगर मैं किसी तरीके का क्रेडिट ले सकता हूं, व्हाई डोंट वी प्लान दिस, तो ये उस सिचुएशन को कहती है। लेकिन इसमें एक सिचुएशन और भी है, मतलब कि कब टैक्सेबिलिटी होना चाहिए। इसने कहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन, एक चार्जिंग सेक्शन में इन्होंने डाला है कि दो सेक्शन निकाले, एक निकाला है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 11, 12 एंड 13। 12 एंड 13 इज अ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर दी सीएसटी रूल, कि टाइम ऑफ सप्लाई कुछ भी कह रहा है जीएसटी का। अगर आपने पेमेंट करंट रिसीव में रिसीव कर लिया है, इनवॉइस करंट रिसीव में रिसीव कर लिया है, सप्लाई हो गई है, चाहे वो कुछ भी कह रहा है, वो आपकी करंट रिजीम में ही सप्लाई मानी जाएगी। उसने उस सेक्शन को ओवर रूल कर दिया है, क्योंकि वहां टाइम ऑफ सप्लाई का मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो अगर आप टैक्स पे कर चुके हो, अगर आप अपनी प्लानिंग कर चुके हो, तो इट इज सम टाइप ऑफ प्लानिंग कि जो आपको एक शेल्टर देगा उस तरीके की। अप्रूवल बेसिस बड़ा सिंपल है कि अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं तो क्या हम टैक्स लगा के बेचते हैं? जस्ट लाइक जैसे जॉब वर्कर को बेचते हैं, जैसे एजेंट को बेचते हैं, ऐसे बेचते हैं। तो अप्रूवल पे भेजे, वो 6 मंथ में प्लस 2 मंथ में रिटर्न होने चाहिए, नहीं रिटर्न हुए तो भाई रिवर्स कर लो क्रेडिट। सेम प्रोविजन लाइक दिस। एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अभी भी कुछ स्टेट बैट्स में प्रोविजन है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स का। तो कहते हैं कि अगर करंट रिजीम में भी अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है, अगर आपने सर्विसेज का मतलब गुड्स सप्लाई कर दिया है और उसने टैक्स डिडक्ट कर लिया है, तो आपको जीएसटी में डिडक्ट नहीं करना है, जीएसटी में डिडक्ट नहीं करना है, ये बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी तक हमने ट्रांजिशन प्रोविजंस में देखा कि इसमें हर तरीके की सिचुएशंस को उन्होंने बताया कि किस सिचुएशंस में क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, किस तरीके से क्या सिचुएशन बनती है। तो अब ये जो ट्रांजिशनल प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए, हमने टाइम टू टाइम डिस्कस की है, हर प्रोविजंस के साथ डिस्कस की है। दीज आर दी सेम थिंग कि मैं एक मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूं कि भाई कैसे करनी चाहिए हमें, विच इज रिटन इन दिस 12 पॉइंट्स। वन इज अ रिव्यू ऑफ योर करंट बिजनेस, करंट बिजनेस को रिव्यू कर लो, फ्यूचर क्या होना चाहिए, टैक्सेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, उसके डायरेक्टर्स कौन है, क्या वो रिलेटेड पार्टी में तो नहीं ज्वाइन हो रहे, कोई मेरा क्या मैकेनिज्म निकल के आएगा। जस्ट ट्राई टू हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द करंट बिजनेस ऑफ योर क्लाइंट और ऑफ योर सेल्फ। तो अगर मेरे को ये सारी चीजें पता लग जाएंगी तो डेफिनेटली आई कैन फाइंड आउट द पॉइंट्स कि ये पॉइंट्स है कि जहां मैं अपनी प्रिपेयर कर सकता हूं। जब बहुत सारे स्टॉक्स की डिटेलें आपको तभी मिलेंगी जब आप प्रॉपरली स्टॉक की डिटेल बना लोगे। एक स्टॉक अगर 100 करोड़ रुपए का किसी कंपनी में पड़ा हुआ है, उसकी डिटेल बनाने में महीनों लगेंगे, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट द प्लानिंग फ्रॉम टुडे, तो भाई उसकी डिटेल बनाएं, उसको आगे लेके जाएं। इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। रिव्यू ऑफ आउटवर्ड रेवेन्यू, भाई आउटवर्ड रेवेन्यू सारे चेंज हो गए, सेल्स सप्लाई सर्विसेज सारा अब जीएसटी में सप्लाई में आ गया, तो उसका मिक्स देखें कि भाई किस तरीके की मेरी एक्सपोर्ट सेल कितनी है, मेरा डोमेस्टिक सेल कितनी है, मैं किस तरीके की उसमें जाऊं, ब्रांच ट्रांसफर के थ्रू कर रहा था, कैसे कर रहा था। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई अभी तक क्या है कि हमने एक कंसेप्ट और भूल गए हम इनिशियली डिस्कस करना, वो कंसेप्ट था कि अगर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट इस रिजीम में तभी मिलेगा जब मेरा सप्लायर अपना टैक्स पे करेगा और रिटर्न फाइल करेगा, है ना ये। तो अगर मैं ऐसे वेंडर से लेता आऊंगा कि जिसका पता ही नहीं कि जमा करेगा, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर कलेक्टिंग टैक्स नॉट डिपॉजिटिंग टैक्स, डिफॉल्टर्स। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपने अपने वेंडर्स में से। अभी तो क्या था कि तू जमा करे या मत कर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो क्रेडिट ले ही लेता हूं। हाँ, मतलब कुछ स्टेट बैंक ने किया है अभी, लेकिन सर्विस टैक्स में सर कोई लिंकेज ही नहीं है, रामराज है, लेना है क्रेडिट लेना है ले लो, मत दो व्हाटएवर डू। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। आपको अपने वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। कुछ वेंडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो ऑर्गेनाइज नहीं है उनको सेट करना पड़ेगा। आप अपने क्लाइंट